नमस्कार, राम राम। मैं हूँ राकेश दलाल और एलिमिनेशन टेक्निक्स 2024 कोर्स के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीलिम्स 2023 एक शॉक पेपर था, एक वाटरशेड पेपर था। वो इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस उस पेपर में जो मल्टी स्टेटमेंट नेचर के थे। मल्टी स्टेटमेंट मतलब एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट्स और मोर। तो ये जो मल्टी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे, इनका फॉर्मेट, हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। अब ऑप्शंस में स्टेटमेंट कॉम्बिनेशंस ना देकर आपको वन पेयर ओनली, टू पेयर ओनली, या वन स्टेटमेंट ओनली, टू स्टेटमेंट ओनली, थ्री स्टेटमेंट ओनली, इस टाइप से आपको ऑप्शंस बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन 50 में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि उन स्टेटमेंट्स में से बहुत हाई चांस है कि कुछ आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, और कई सारे क्वेश्चंस में तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा। फिर भी अगर आपको डील करना है, आपको कॉल लेना है, तो आपको वहां पे एक डिसीजन फैक्टर आपका हो जाएगा हर स्टेटमेंट पे कि करेक्ट है, प्रोबेबली करेक्ट है, या प्रोबेबली फॉल्स है। और यहीं पर जो पुराना स्टाइल ऑफ एलिमिनेशन था, जो ऑप्शन कॉम्बिनेशंस के ऊपर ज्यादा काम करता था, वो फ्लॉप हो गया, वो फेल हो गया। और ये रीजन है जो एक जनरल माइंडसेट एक जो बन गया है स्टूडेंट कम्युनिटी में, कि एलिमिनेशन काम नहीं करता, लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं करता। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बोलूंगा, आप इसके ऊपर एक कॉल लीजिए कि आपके लिए वो काम करता है कि नहीं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा कि काम करता है कि नहीं करता। पर्सनली मेरे को लगता है कि काम करता है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया, इसीलिए मैं ये कोर्स चलाता हूं। लेकिन ये कॉल आपको खुद ही लेना होगा कि आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं। मेरा सिर्फ इतनी निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को एक फ्री माइंड से देखिए, बायस्ड माइंड से नहीं देखना है कि ये यूजलेस है, जो भी ये बोल रहा है इंस्ट्रक्टर जो है वो बकवास बात कर रहा है। आप एक बायस्ड माइंड से देखेंगे तो आपका जो अब्जॉर्प्शन है उस वीडियो का, वो उस हिसाब से क्लाउड हो जाएगा और आप एक सही जजमेंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अपना कॉल ये वीडियो देखने के बाद लीजिए। मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहता, जस्ट टू सेव टाइम। एंड शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो ये एलिमिनेशन टेक्निक्स जो मैं बताने वाला हूं, इसको मैं शॉर्ट में ईटी बोलता हूं। ईटी एक्रोनिम फॉर एलिमिनेशन टेक्निक्स। नाम मैटर नहीं करता है। एलिमिनेशन टेक्निक्स बोल लो, गेस वर्क बोल लो, लॉजिकल गेसिंग, कुछ भी, इसको नाम मैटर नहीं करता है। मैटर काम करता है कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। मैं पिछले 4 से 5 सालों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक्स, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। क्योंकि 2011 से एटलीस्ट मैंने ये पेपर 2012 में ये एग्जामिनेशन देना शुरू किया था, और इतना रैंडमनेस था इस पेपर में, एटलीस्ट प्रीलिम्स में, कि आपको वो चीज स्टेबल नहीं होने देती। अगर आप नॉलेज के पीछे भाग के उसको क्लियर करने की कोशिश करोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको वो स्टेबल नहीं होने देगी। हमेशा दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, हमेशा आप घबराए हुए रहोगे, हमेशा एक वो जो जॉयफुल नेचर होना चाहिए प्रिपरेशन का, वो नहीं होता है। इनफैक्ट आई हैड बिकम मेंटली सिक बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस स्ट्रेस दैट वाज देयर इन दिस प्रिपरेशन। तो मैंने फिर इस पे रिसर्च करना शुरू किया कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, दीज क्वेश्चंस डोंट सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द बुक्स। अगर वो बुक्स में नहीं आ रहे और ये एक जनरलिस्ट एग्जाम है, हमको नॉलेज तो नहीं होगी, इतना रैंडम जो चीजें पूछी जा रही हैं, तो वो क्यों पूछी जा रही हैं और उसको कैसे बेस्ट डील किया जा सकता है। तो मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। करीब 4-5 सालों से मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, आज भी इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। 2011 से मैंने इस पे काम करना शुरू किया है। तो 2011 पेपर से, प्रीलिम्स का जो प्रीवियस एग्जाम पेपर, तो कुछ चीजें मैंने देखी हैं, कुछ 4-5-7 चीजें हैं जो, जिनको मैं टेक्निक्स का नाम दे दिया। वो एक बेसिकली एक समरी है ऑफ द एक्सपीरियंस विच आई हैव गॉट, और जो मैंने नोटिस किया अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चंस जो काम करती हैं। अब ये थीम्स हैं, ये अप्रोचेस हैं, ये माइंडसेट है। हर क्वेश्चन अदरवाइज यूनिक होता है, हर क्वेश्चन में अपना फ्लेवर होता है, हर क्वेश्चन अपना ट्वीक यूपीएससी कर सकता है। लेकिन अगर हमारा वाई स्ट्रांग है कि
why elimination works या why logical thinking works in UPSC in this exam, तो हम उस चीज के हिसाब से ढल जाते हैं, हमारी प्रिपरेशन ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, हमको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चंस को, जो रैंडम क्वेश्चंस हैं उनको डील कैसे करना है। दो ही टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक होता है जो आप स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब जो आपका रेगुलर एनसीईआरटी, इनको बोल दिया स्टैंडर्ड क्वेश्चंस या स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, जो रैंडम नेचर के, जो मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया या इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, जो आपको थोड़ा परेशान करने के, अदरवाइज परेशान आपको करते हैं। अगर आप नॉलेज एंगल से चलेंगे आपको ये क्वेश्चन परेशान करेंगे, इनको बोल दिया नॉन स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन, राइट। सो ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता रहा हूँ इस कोर्स में थ्रू आउट में यूज करूंगा, तो स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस, नॉन स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चंस। 2023 तक करीब 30 to 35, maximum 40, depending on how much knowledge a student has got, 30 to 35 और 40 क्वेश्चंस वर देयर जो हम स्टैंडर्ड फैक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब ये वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे जो कि अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, अपनी किताबों को ढंग से पढ़ा है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, तो आप ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट करेक्टली मार्क करके आएंगे पेपर में। इन क्वेश्चंस का नंबर घट के प्रीलिम्स 2023 में करीब 18 से 20, डिपेंडिंग ऑन आप किस क्वेश्चन को काउंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फैक्ट में, किस में नहीं कर रहे हैं, बट जो मैंने स्टडी किया 18 to 20 घट के ये फिगर पहुंच चुका है। दैट मीन्स 70 to 80 या 80 क्वेश्चंस या इवन मोर देन दैट आपका नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो ये जो एलिमिनेशन टेक्निक सीटी या लॉजिकल थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, उसका रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है 2023 पेपर में। अब 2023 पेपर में शॉक फैक्टर इतना बड़ा था जिसकी वजह से वो प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम आई, और बिकॉज वो एकदम स्टेटमेंट कॉम्बिनेशंस जो हटा दिया था पिछले जो पुराने एरा के, लेट अस कॉल 2023 एन एरा पेपर, तो पूरा इससे पहले के जो एरा के पेपर्स थे वहां पे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन देते थे। अब जो है वो स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन हटा के अब आपको वन पेयर टू पेयर टाइप आपके ऑप्शंस आने लगे हैं। तो दैट मीन्स 50% पेपर जो है वो 3 और मोर स्टेटमेंट्स का है और कोई स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, और ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर आप किसी भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर मार्क करना चाहोगे, आपको हर स्टेटमेंट पे, उस क्वेश्चन में जितनी भी स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट पे आपको कॉल लेना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट प्रोबेबली करेक्ट है या प्रोबेबली फॉल्स है। और आपको ये ध्यान देना है कि जो इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में पूछी है, अगर आप नॉलेज से उसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको हर स्टेटमेंट का क्लियर कट नॉलेज होना पड़ेगा। 3 स्टेटमेंट है या 3 से ज्यादा है, हर स्टेटमेंट का क्लियर कट कॉन्फिडेंट नॉलेज होना पड़ेगा। दैट मीन्स हम इसको स्टैंडर्ड फैक्ट वाली कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मुश्किल चीज है। अगर आप उसको नॉलेज के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो जो चीजें पूछी गई हैं उसका आने का चांस, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसका आने का चांस एग्जाम में बहुत कम है। इसका मतलब आप अपना नेट जो है, पढ़ाई का जो नेट है, आप बहुत वाइड कास्ट करेंगे। दैट मीन्स आप बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। प्रोबेबली आप वैगल डांस वाला क्वेश्चन, चलो वो तो वन स्टेटमेंट क्वेश्चन था, कोई भी, ये खेल रत्न अवार्ड का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड का जो क्वेश्चन आया था, क्या चांस है कि आप ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, और एक वो खेल प्रोत्साहन अवार्ड भी आया हुआ था, क्या चांसेस हैं कि आप उसको कॉन्शियसली मतलब प्रिपेयर करेंगे, पढ़ाई करेंगे? एटलीस्ट फॉर द इनिशियल फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, सेकंड अटेम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये चीज उनके लिए नियर इम्पॉसिबल होती है, बिकॉज और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इससे ज्यादा जरूरी होती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी तैयारी करनी है। तो ये चीजें, अगर आप ये बोलेंगे ठीक है मैंने पढ़ाई करी, तो प्रोबेबली आप थर्ड अटेम्प्ट वाले या फोर्थ अटेम्प्ट वाले जो काफी समय से इसको कर रहे हैं, तो अब आपका जो समय पढ़ाई में जाएगा आप इस टाइप की चीजों में आप दे सकते हैं, उस टाइप का आपका एक अप्रोच हो सकता है। लेकिन जो इनिशियल वाला स्टूडेंट है उसके लिए ये चीज करना नियर इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, जो पुराना स्टूडेंट भी है, जो सीनियर स्टूडेंट भी है, उसको क्यों ये सब चीजें पढ़नी है? दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज एन ऑफिसर। वो कौन सा अवार्ड, कौन सा रतन किस खेल का है, या किस का क्या मतलब है, वैगल डांस क्या है, या इस टाइप की जो चीजें, क्यों इंडियन बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन था, क्यों पढ़ना है यार वो? उसको आपको एज एन ऑफिसर वो आपका कोई नॉलेज इन्हांसमेंट नहीं कर रहा है ना, हार्ड कोर नॉलेज आपको वो एक बेहतर ऑफिसर नहीं बना रहा है।
यस, अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ोगे, वो आपको एक बेहतर ऑफिसर बना रहा है। अगर आप एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल अच्छे से पढ़ोगे, वो आपको एक बेहतर ऑफिसर बना रहा है। अगर आप अखबार, एडिटोरियल्स, आपकी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ोगे, वो नॉलेज आपको एक बेहतर ऑफिसर बना रही हैं। लेकिन इस टाइप का इतना रैंडम नेचर का जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप उसको नॉलेज के हिसाब से डील करने की कोशिश करोगे, मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है इस एग्जाम के लिए तैयारी करने का। बाकी आपका पर्सनल कॉल है, लेकिन मैं आपको एविडेंस भी दूंगा आज के ही वीडियो में कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स काम कर रही हैं। इसके बाद आप अपना एक कॉल लीजिए कि आपको इसको आगे परस्यू करना है, इस मोड ऑफ थिंकिंग को, कि नहीं करना है। राइट। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि एलिमिनेशन काम क्यों करता है, व्हाई एलिमिनेशन वर्क्स। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, आई वांट टू मेक दिस डिस्क्लेमर, एंड आई थिंक ये मैंने पहले भी बात कही है कि मैं जो आपको बताने वाला हूं ये कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये माइंडसेट है, अप्रोच एट लुकिंग एट द क्वेश्चंस है। और ये तभी परफेक्ट होगी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। 4-5 सालों से तो मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन 2011 से लेके 2023 तक मैंने कई बार देखा है, फिर भी मेरे से गलती होती है। तो कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप गलती के परे हैं, या मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं बिल्कुल जीरो एरर पे हूं, मैं कोई गलती नहीं करता, ऐसी कोई भी बात नहीं है। गलती सब करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करोगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आप कितनी बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे, आपने अगर 2011 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यूज जो है 10 बार प्रैक्टिस करे हैं, आपको जब 2024 का पेपर आपको दिखेगा, अब एलिमिनेशन के प्रॉब्ली मान लो 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन हैं, उसमें से आप प्रॉब्ली 50 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे, 10-20 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाएंगे, दैट्स इमटेरियल, क्योंकि आपके वो 50 क्वेश्चन आप एक कूल माइंड से, एक कॉन्फिडेंट माइंड से, आपको उन वो जो शॉक फैक्टर आपको था वो कम रहा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया था, आप वो यूपीएससी की एनर्जी फील करके गए हो, आपको मालूम है कि यूपीएससी का किस तरीके की लैंग्वेज होती है, किस तरीके के ट्रैप्स यूपीएससी देता है, आपको पेपर फेमिलियर लगेगा। तो जो सबसे जरूरी बात है इन द स्टाइल ऑफ एलिमिनेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि आप उसको फॉर्मूला की तरह नहीं लेंगे, आप उसको एक शॉर्टकट की तरह नहीं लेंगे। और इसीलिए ये कोर्स मैं अभी जुलाई से ही शुरू कर रहा हूं, अगले साल के लिए ईयर लॉन्ग कोर्स है, इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस वीडियो सॉल्यूशंस अपने फ्री चैनल पे भी दूंगा, एंड इसका डिस्कशन भी, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत हो, आप उनको एटलीस्ट पहले तो 5 बार आपको करना है। ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को भी आप 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आप उस क्वेश्चन को इमीडिएटली बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन इस वीडियो में दिखा रहा हूं, आप पांचों क्वेश्चन पहले राउंड में, आप पहले राउंड में पांचों करो, दूसरे राउंड में फिर 5 करो, तीसरे राउंड में फिर वही 5 करो। राइट। तो इस तरीके से आप 5 राउंड, कम से कम 3 से 5 राउंड में जब आप ये क्वेश्चंस करोगे, आपका एक नजरिया डेवलप होगा, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखने लगेंगी हर बार जब आप उसको नेक्स्ट राउंड में दोबारा जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जो आपको पिछली बार नहीं दिखी थी। राइट। यहां से आपका वो नजरिया डेवलप होता है, जो मैंने आई थिंक ये बात कही भी थी कि ये जो हमारा जो स्टाइल ऑफ एलिमिनेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये दिमाग से काम नहीं करता, ये दिल से काम करता है। आपको क्वेश्चन दिल से पढ़ना है, दिमाग से नहीं पढ़ना। अगर दिमाग से पढ़ोगे तो आप हमेशा डरते रहोगे कि यहाँ ट्रैप होगा, वहां ट्रैप होगा। आपका वो शक्की जो माइंड है ना, मंकी माइंड ह्यूमन नेचर का है, तो आप उस शक्की दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपकी प्रोसेसिंग खराब रहेगी। लेकिन अगर आप उसको अपने दिल से पढ़ोगे, जो आपका एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर, जो प्रैक्टिस आपने आज तक सभी पीवाईक्यूज की करी है, उसका जो इवॉल्व्ड विजडम है, आप उसको ऊपर भरोसा करके जब आप क्वेश्चंस, आप स्टेटमेंट्स देखोगे, आपको उनकी एनर्जी फील होने लगेगी, आपको पता चलने लगेगा कितना फॉर्मल है, कितना इनफॉर्मल है, कितना हार्ड टोन का है, सॉफ्ट टोन का है ना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है या सर्टेनिटी की बात कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। आप स्टेटमेंट्स में नोटिस करने लगते हो ये कितना प्रिपेरेबल है, कितना नॉन प्रिपेरेबल है, उस हिसाब से आप कोई भी स्टेटमेंट प्रोबेबली ट्रू होगा या प्रोबेबली फॉल्स होगा, उसको उसका कॉल लेने में एक बेहतर पोजीशन में होंगे। राइट। सो जो डिस्क्लेमर मैंने आपको कोर्स शुरू होने से पहले ही दिया है कि आप इसको फॉर्मूला की तरह और शॉर्टकट की तरह ट्रीट ना करें, ये एक साधना है, एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, प्रैक्टिस करते रहना होगा आपको।
कम से कम 3 बार एंड इफ पॉसिबल 5 बार, और अपर लिमिट तो आपके हाथ में, आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, राइट? द मोर sugar you put in it, the better, the sweeter it is going to become. तो सहज पके सो मीठा होए वाली बात है इसमें। आप धीरे धीरे करिए, आप अपने प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जितना समय है उस हिसाब से आप इसको करिए। लेकिन अगर आप दिन का 10 मिनट भी इसको देते हैं, 1 साल तक के लिए देते हैं, आपका नजरिया चेंज होगा, आपका परफॉर्मेंस चेंज होगा, ये गारंटी है मेरी इस कोर्स को लेके। ठीक है, मैं फ्री कोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप पेड में आएंगे तो इसका और इम्पैक्ट पावरफुल हो जाता है, लेकिन फ्री कोर्स में भी आप कम से कम भी नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन पेपर है, मेरी ये उम्मीद है। अगर हम 60 से 70 क्वेश्चंस की हम बात करें एलिमिनेशन से जो हो सकते हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस तो आप, जो मैं फ्री में आपको दे रहा हूं इस कोर्स में, आप वहां से भी टैकल करने में सक्षम रहेंगे, राइट? तो प्रैक्टिस आपको लेकिन मल्टीपल टाइम्स करनी है, कम से कम 3 से 5 बार आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि एलिमिनेशन काम क्यों करता है। तो हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, द वाई हैज टू बी वेरी क्लियर। दिस वाई इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। आप कोई भी काम करें जीवन में, उसका वाई अगर क्लियर है, वाई अगर पावरफुल है, तो वो आपको मुश्किलें जब आएंगी उस प्रोसेस में आपको वो झेलने में मदद करेगा, राइट? तो एलिमिनेशन भी ये क्यों काम करता है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है या शॉर्टकट मार के कुछ नंबर लेके आने, वो पर्पस नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन क्यों काम करता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में? क्योंकि अगर आप इस करियर का नेचर देखोगे, राइट, आई एम प्रीटी श्योर यू विल एग्री विद मी व्हेन आई से कि ये जो करियर है, ये इसमें आपको मेनली डिसीजन, यू विल बी अ डिसीजन मेकर इन द फील्ड टुमारो, राइट? आप जब फील्ड में, आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आप सरकार की हर मुसीबत में आपके ऊपर सरकार डालेगी कि आप इससे डील करिए, राइट? हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन, हर तरह का कंफ्यूजन, हर तरह का पॉलिसी आपके ऊपर डाला जाएगा। आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप यहाँ पर अपने इनपुट्स देंगे और चीजें को संभलवाने में हेल्प करेंगे। तो अगर ये एक डिसीजन मेकिंग का करियर है और बहुत अनसर्टेन सिचुएशंस में काम करना होगा, इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करना होगा, लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में आपको डिसीजन लेना होगा, आपको अपने लिए लेना होगा, अपने टीम मेंबर्स के लिए लेना होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा चीज क्या मैटर करती है, नॉलेज या लॉजिक? नॉलेज तो जो है अक्यूमुलेटेड वो है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस मोमेंट में, उस फील्ड में जब आपको डिसीजन लेना है तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे जाओगे, आप अपनी एटीट्यूड पे, अपने पर्सनालिटी पे ज्यादा जाओगे, राइट? नॉलेज तो जो है वो है, लेकिन परफेक्ट नॉलेज तो कभी भी नहीं होगी। और यही चीज प्रीलिम्स पेपर टेस्ट करता है। ये जो क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस जो आपको 60 से 70 पेपर क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, जो नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में हम जो डाल रहे हैं, ये आपका यही एटीट्यूड चेक करते हैं कि आप अनसर्टेन एनवायरनमेंट में कितना कूल रह सकते हो, कॉल ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, या क्वेश्चन को अवॉइड करते हो या गलत कर जाते हो। ये सारी चीजें आपके ये 60 से 70 क्वेश्चंस में डील होगी। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मेरा कोर्स लोगे तो ये 70 के 70 क्वेश्चंस आप करेक्ट मार्क कर दोगे, ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। वो यूपीएससी का नेचर है, डायनामिक है, वो पेपर चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर हम इस करियर की रिक्वायरमेंट्स हम समझ लें कि आपको कल फील्ड में डिसीजन लेना है, और डिसीजन के लिए लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज परफेक्ट नॉलेज कभी नहीं होगी। तो लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी अगर इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इन दिस पेपर, बिकॉज इट इज अ जनरलिस्ट पेपर, राइट? आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखिए, संस्कृत ग्रेजुएट से लेके मेडिसिन ग्रेजुएट तक, इंजीनियर ग्रेजुएट तक, आर्ट्स लिटरेचर, हर बच्चा, हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इट्स अ जनरलिस्ट पेपर। अगर कोई पर्टिकुलर नॉलेज सरकार को चाहिए होती तो वो बोलता कि भाई आप सिर्फ इसी फील्ड्स के होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर नॉलेज नहीं चाहिए। तो जो थियोरेटिकली इसका मतलब क्या है कि संस्कृत जिसने पढ़ी हुई है वो बच्चा भी सेम लेवल का जॉब के लिए काबिल है, और जिसने मेडिसिन पढ़ी हुई है, इंजीनियरिंग या कॉमर्स पढ़ी हुई है, वो भी सेम लेवल के परफॉर्मेंस का काबिल है, राइट? तो वो जनरलिस्ट एग्जाम है। तो आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज की बात नहीं हो रही है। पर्टिकुलर नॉलेज जो है वो आपके एनसीईआरटीज में दिया हुआ है। नॉलेज एक्सपेक्टेड कहां तक है? आप ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट लेवल के होने चाहिए। अब ग्रेजुएशन में तो अलग अलग फील्ड्स भरेंगी ना, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए जो कॉमन है सबके लिए। संस्कृत ग्रेजुएट और इंग्लिश ग्रेजुएट में क्या कॉमन होगा? एटलीस्ट क्लास 10th तक तो कॉमन होगा। आप इस एग्जाम के लिए 12th तक की भी किताबें हम पढ़ते हैं, तो 12th भी हमारे लिए कॉमन है, राइट? तो 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज हैं,
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। 6 to 12 की एनसीईआरटी अगर हो सके आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अदरवाइज 11 12 की तो कंपल्सरीली पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट जो रेफरेंस बुक्स आप पढ़ते हैं उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी इस एग्जाम के लिए, एटलीस्ट फॉर दीज 60 to 70 नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो नॉलेज आपको एनसीईआरटी क्लास 12th लेवल तक का चाहिए। जहां जरूरत हो उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स, आपका करंट अफेयर्स एक्सेट्रा, वो सब चीजें आती हैं। लेकिन आपको जो बेस नॉलेज, जो फाउंडेशनल, जो फंडामेंटल नॉलेज है, जो इस एग्जाम को, इस कोर्स के लिए भी जो हमको चाहिए, वो एनसीईआरटी क्लास 12th लेवल तक का नॉलेज हमको होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल जीरो नॉलेज चाहिए आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके ऊपर जो प्रिपेरेबल चीजें हैं रेफरेंस बुक से, वो आप पता कर लो, तो आपको वो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 30 ऑड क्वेश्चन जो होते हैं स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन, वहां आपको हेल्प जरूर मिलेगी। राइट? और फिर अखबारों में भी हर चीज नहीं पढ़नी होती, एवरी सिंगल थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप जब बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार कोई पर्टिकुलर चीज न्यूज में है तो उसमें से क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के एंगल से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, और वो किस किस तरीके से आज तक पूछे गए हैं। यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कम से कम 3 से 5 बार आप इन क्वेश्चंस को करो। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे पास एक प्रोडक्ट भी है जहां पे मैंने हर क्वेश्चन को, 5000 क्वेश्चन है 1979 से लेके 2023 तक, उनको टैग किया है मैंने टॉपिक वाइज, माइक्रो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। आप उस पर एक क्लिक करेंगे आपको वहां के क्वेश्चंस आपको निकल के आपके सामने आएंगे। राइट? तो ये सिग्निफिकेंस है पीवाईक्यूज का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दम पे ही, यही मैंने आपको कहा, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड है। राइट? सो द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरी बात, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। एनसीईआरटीज पढ़ो, जहां जरूरत है रेफरेंस बुक्स, प्लस बेसिक करंट अफेयर्स, अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स, नॉट मास्टरी ऑफ करंट अफेयर्स, दैट इज नॉट नीडेड एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव ऑल्सो। वो भी फिर हमारा दिमाग खराब ही करती है, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको हर चीज जरूरी लगने लग जाएगी। राइट? तो अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज, बेसिक एनसीईआरटीज एंड रेफरेंस बुक्स, मोर देन एनफ। इन्हीं को बार बार पढ़ो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। डू नॉट, और इसीलिए ये कहा जाता है आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार मत पढ़ो। 10 बुक को एक बार पढ़ोगे आप कंफ्यूज रहोगे, आप एक बुक को 10 बार पढ़ोगे आपको क्लैरिटी आएगी। राइट? तो क्यों ईटी काम करती है? लॉजिक बेस्ड करियर है, जर्नलिस्ट करियर है, एलिजिबिलिटी आप देखोगे सब लोग अलाउड हैं। एज फैक्टर भी 21 ईयर से लेके 32 साल, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, फिर अदर कैटेगरीज आर देयर, तो 21 साल का बच्चा से लेके 32 इयर्स तक के बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतना वाइड गैप है। 21 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है लाइफ के बारे में, क्या ही पता होता है। राइट? जस्ट आउट ऑफ कॉलेज दैट किड हैज कम राइट नाउ, जस्ट फेस द वर्ल्ड। उसको जिंदगी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 32 साल का जो बंदा है उसको तो मच बेटर, मच मोर एक्सपीरियंस होगा देन दैट 21-year-old किड। बट स्टिल सरकार को ये लगता है कि 32 साल का भी बंदा काम कर सकता है, 21 साल का बंदा भी काम कर सकता है। राइट? तो ये जो वेरिएशन है, तो ऐसा क्या है कॉमनैलिटी इन दोनों एंड इन दिस इंटायर एज क्राइटेरिया, कि आप इस काम के लिए इतना वाइड वेरिएशन है? वो है कॉमन सेंस, बेसिक थिंकिंग। आप जज्बा है आप में पब्लिक सर्विस का, आप सेंसिबल हैं, आप सेंसिटिव हैं, तो आप इस सर्विस के लिए हैं। अगर आप इमोशनल हैं, अगर आप आप कॉल नहीं ले सकते हो, आप रिस्क की सिचुएशंस, आप रिस्क एवर्स नेचर के हैं, तो आपके लिए ये करियर नहीं है। राइट? और यही चीज 2023 पेपर में हो रही है, जब वो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को सब में आपको इतना रिस्क हैवी बना दिया है उनको। तो यही चीजें टेस्ट हो रही हैं। तो ये बेसिस है हमारे एलिमिनेशन अप्रोच का, कि क्यों एलिमिनेशन काम करता है। ठीक है? उसके बाद आप अगर देखोगे क्यों काम करता है, इनफाइनाइट सिलेबस है। अगर आप सिलेबस देखोगे यूपीएससी का, प्रीलिम्स का खास करके अगर सिलेबस देखोगे, तो वही 4-5-6 लाइनों में ही पूरा समटा हुआ है। लेकिन आप पेपर के क्वेश्चंस देखो, इतना रैंडमनेस है क्वेश्चंस में। अगर उसको आप नॉलेज एंगल से बोलोगे तो यू विल स्टार्ट टू फील कि यार एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड, एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन, इनसाइड द सन कैन बी आस्क्ड। ओके? अगर आप नॉलेज के एंगल से जाओगे, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ 21-year-old पर्सन जो गांव में कहीं बैठा है, अंडमान में किसी गांव में बैठा हुआ है, ना किताबों का सहारा है, ना उसको कुछ और बेसिक चीजें, लेकिन उसके पास इंटरनेट है, उसके पास फोन है। राइट? क्या वो बच्चा इतना सारा नॉलेज से प्रिपेयर कर सकता है?
कुछ लोग कर सकते होंगे, बट वो फिर बहुत सारे और फैक्टर्स हो जाते हैं, कितने टाइम से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें हो जाती, मेंटरशिप है क्या नहीं है, बहुत सारी और चीजें। लेकिन आप एक बेसिक 21 साल के एक गांव के बच्चे के हिसाब से आप सोचो, जो कि एलिजिबल है ये एग्जाम देने के लिए, इसका मतलब यूपीएससी उसको पूरा मौका देगा ये एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन उस हिसाब से ही बनाएगा, राइट। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे एलिमिनेशन के अप्रोच का। लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करेगा यूपीएससी, कभी भी उसको इम्बैलेंस नहीं करेगा, राइट। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, एक 21 साल का बच्चा अंडमान के किसी गांव में बैठा हुआ है, अखबार नहीं पहुंच रहा है, उसको और कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास एक फोन और इंटरनेट है, और उसके कुछ घंटे बिजली आती है, वो उससे वो फोन इंटरनेट चार्ज कर लेता है। तो वो फोन और इंटरनेट से सिर्फ जो एक वो बच्चा तैयारी कर सकता है और एग्जाम क्लियर कर सकता है, और करते हैं, हमको उस बच्चे के हिसाब से हम अगर सोचेंगे तो ये बेसिस है हमारे एलिमिनेशन के अप्रोच का, ठीक है। तो इसलिए एलिमिनेशन काम करता है, बिकॉज एविडेंस है हमारे पास कि हर तरह के लोग ये एग्जाम पास करते हैं। और आप एलिजिबिलिटी देखिए, आप बाकी चीजें देखिए, रैंडमनेस ऑफ क्वेश्चन देखिए, आप सिलेबस का नेचर देखिए, नॉलेज वाइज कॉन्शियसली प्रिपेयर करना इन चीजों को बहुत बहुत मुश्किल है, if not impossible, I would say it's very very difficult to do it consciously via knowledge, right? So these were the 3 4 reasons why elimination tends to work in this examination. I'm not talking about state PSC exams, I'm not talking about any other exam, but in this particular civil services exam, इसका मैंने बहुत intensely study किया है, वहां पे मैं बहुत confidently और evidence basis पे आपको ये बात कह सकता हूँ कि elimination इन वजहों से काम करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 2023 पेपर के ही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वीडियो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एलिमिनेशन क्यों काम करता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई है, अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, लेट अस सी इफ द थ्योरी इज मैचिंग the practical nature of this exam or not. So I'll just pause this video for a second and I'll resize the video that you're seeing on your screen right now, my image. I'll open my Telegram channel as well. Just give me a moment. All right, so अभी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, आप ऊपर देखिए, RDI GS एंड ET रिसर्च चैनल, यहाँ पे मैं रिसर्च करता हूँ सारे क्वेश्चन 2011 ऑनवर्ड्स यहाँ पर हैं, 2023 के भी क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। टैगिंग अभी तक इनकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर आपको टैगिंग यहाँ नहीं दिखेगी। इस क्लास के पर्पज के लिए मैंने कुछ चीज़ें इसमें अभी तक सिर्फ अपडेट करी हैं। 14 जून को आप ये देखिए, ईटी रेपिटेशन इन प्रीलिम्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स रेपिटेशन इन प्रीलिम्स, करीब 40 ऐसे क्वेश्चंस थे 2023 पेपर में, जो अगर कोई स्टूडेंट 3 से 5 बार एटलीस्ट अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सीरियसली प्रैक्टिस किया हो, जो टेक्निक्स मैंने बताई थी उनके हिसाब से, जो अप्रोचेस बताया था, तो मेरे हिसाब से 30 से 40 क्वेश्चन, अराउंड 40 क्वेश्चन, 38 टू 40 क्वेश्चंस ऐसे थे 2023 पेपर में जो हो सकते थे। उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे टैग करके रखी है। ये एक्चुअली एक पेड चैनल है, जो बच्चा पेड कोर्स या मेरा जो प्रीलिम्स का PYQs का अगर सब्सक्राइब करता है, प्रीलिम्स एंड मेंस वाला, तो उसको भी ये मैं एक्सेस दूंगा इसका, क्लिक करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखो भाई, ये सेट ए के क्वेश्चंस है, 2023 पेपर के सेट ए के क्वेश्चंस। 100th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी मैंने ऐसा आसान आसान से क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैं इस क्लास के लिए लेके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं 100 से शुरू इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सेट ए के क्वेश्चंस 1 to 100 मैंने डाले थे। यहाँ पे ये चैनल का लास्ट है, इसीलिए बस लास्ट से मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आसान क्वेश्चन ले आया, मुश्किल क्वेश्चन ले आया, मैं आपको हर वैरायटी, जो भी 4-5 क्वेश्चन में वैरायटी आएगी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20। तो G20 एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज में रहती है रेगुलरली, हर महीने आपके मैगजीन्स में आपको G20 का मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स पढ़ो ना, दिस इज अ टू स्टेटमेंट क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट क्वेश्चन का नेचर ये होता है कि आपको दोनों स्टेटमेंट पे कॉल लेनी पड़ेगी। अब तो 3 स्टेटमेंट में भी, मल्टी में भी ऐसा ही कर दिया है, मल्टी स्टेटमेंट में, लेकिन टू स्टेटमेंट में तो आपको कॉल दोनों स्टेटमेंट पे लेनी ही पड़ेगी कि करेक्ट है या फॉल्स है, तभी आप आंसर मार्क कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड। ओरिजिनली कैसे एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड
as something. What was that? As a platform for finance ministers and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. Okay. And दूसरा statement है digital public infrastructure is one of India's G20 priorities. Okay, now India is a member of G20. G20 is a very famous organization. सेकेंड क्वेश्चन, मैंने आपको जो कहा था, क्वेश्चन को दिल से पढ़ना है, एनर्जी फील करनी है। हर चीज में एक एनर्जी होती है, राइट? आप में एनर्जी है, मेरे में एनर्जी है, क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, वर्ड्स में, शब्दों में, हर जगह यूनिवर्स इज एनर्जी ओनली, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग दैट एनर्जी। आप कितना बेहतर तरीके से वो एनर्जी यूपीएससी के क्वेश्चन की, स्टेटमेंट की फील कर पाएंगे, उतना अच्छी आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी उस स्टेटमेंट की। ठीक है, तो गलती कहाँ होती है? जहां हम नहीं फील कर पाते तो वहां गलत हो जाएगा, जहां हम फील कर पाएंगे वहां ठीक हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दैट इज व्हाई इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो 5 बार, 7 बार, 10 बार सेम क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आप जब करोगे, आपका इंप्रूव होता है, वो एनर्जी फील करने का जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव होती है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इजियर है कंपैरेटिवली। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। अच्छा, स्टेटमेंट की एनर्जी देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिजिटल सेंचुरी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इज वन ऑफ जो है वो एक सॉफ्ट तरीका है बोलने का। इट इज नॉट सेइंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया G20 प्रायोरिटी। इट इज नॉट सेइंग लाइक दैट। अगर वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बोलता, या इट इज दी प्रायोरिटी ऑफ इंडिया ऐसे करके भी बोलता, तो दैट मीन देयर इज नो अदर प्रायोरिटी। तो वहां पे ग्रामर एंगल आ जाता है। ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, राइट? ये शब्द, ये शब्द मस्ट, ये सारी चीजें चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट के मीनिंग को, एनर्जी को। तो वो हार्ड टोन की बात नहीं कर रहा है, ये बहुत सॉफ्ट टोन, सॉफ्ट स्टेटमेंट है। वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, और इंडिया में हमको पता है डिजिटलाइजेशन के ऊपर सरकार काम कर रही है। तो इवन इफ आपको एग्जैक्टली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको एग्जैक्टली नॉलेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो आप ब्रॉड आप जो पढ़ते हैं, रेगुलर डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, इधर उधर आप कुछ भी आप पढ़ेंगे अखबारों में, तो वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर स्ट्रेस है हिंदुस्तान की सरकार का, राइट? तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये एक सॉफ्ट स्टेटमेंट है, and it is syncing with what we generally observe in current affairs also. So it has a high chance of being correct. It has a high chance of being correct. Okay, इसमें कुछ भी हमको अटपटा नहीं लग रहा, कोई ऐसा हार्ड वर्ड या इनफॉर्मल नेचर है। स्टेटमेंट भी फॉर्मल है। फॉर्मल मीन्स इट्स अ स्टेटमेंट विच कैन बी देयर इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, या विच कैन बी देयर इन योर बुक्स, ऑफिशियल बुक्स, योर मैगजीन्स, राइट? इनफॉर्मल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो हम ऐसे ही गपशप करते हैं, चाय की घूट मार रहे हैं और गप गप मार रहे हैं, राइट? गॉसिप, दैट इज इनफॉर्मल, बट दिस इज नॉट गॉसिप, दिस इज अ फॉर्मल ऑफिशियल काइंड ऑफ स्टेटमेंट. So formal statements have a higher chance of being correct. So this is a statement, that is why अगर कॉल लेना है, मैंने नॉलेज यूज ही नहीं किया, मैं बस जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे इसको प्रॉब्ली करेक्ट या प्रॉब्ली फॉल्स बोल रहा हूँ। नॉलेज अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं विदाउट नॉलेज करने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। तो सेकंड स्टेटमेंट हैज अ हाई चांस ऑफ बीइंग करेक्ट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड। अब देखो, ये बहुत मुश्किल स्टेटमेंट है। अगर आप नॉलेज के हिसाब से जाओगे ना, ओरिजिनली कैसे इस्टेब्लिश हुआ था G20 के बारे में आपको क्या पता हो सकता है? कब पहली बार इस्टेब्लिश हुआ? हालांकि ये भी बहुत मुश्किल चीज है, राइट? आपको ये याद रखना कौन से साल में पहली बार इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन से कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, वो सब चीजें थोड़ी मुश्किल ही होती हैं। बट फिर भी इस लेवल का फैक्ट कि ओरिजिनली किस रीजन से या किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था, इस टाइप की चीजें हम किस लिए पढ़ते हैं? हम ब्रिक्स के लिए, स्को के लिए, है ना? जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, स्को, ब्रिक्स, दीज आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन G20। उस टाइप की बॉडीज में तो ये इंफॉर्मेशन हमारी मैगजीन्स में भी हमको मिल जाता है, लेकिन G20 के लिए इस टाइप का इंफॉर्मेशन हमारी मैगजीन्स में नहीं मिलता। सो दिस इज नॉट दैट स्टैंडर्ड फैक्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट दैट स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जो बुक्स में होगा और हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी का इंफॉर्मेशन है। अब इसका प्रिपेरेबिलिटी के ऊपर आपको एक कमेंट लेना चाहिए, आपको एक कॉल लेना चाहिए कि कितना प्रिपेरेबल है। मुझे पर्सनली, अगर मेरे को कॉल लेना है, मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं इस टाइप का प्रिपरेशन करूं, बिकॉज अगर मैं G20 का भी पढ़ूंगा तो ये तो G20 पूछ लिया, किस्मत थी, कुछ G7 पूछ लेता, कुछ और पूछ लेता, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का पूछ सकता था, तो मैं हर ऑर्गेनाइजेशन को मुझे पढ़ना पड़ेगा। वो मेरे लिए पर्सनली पॉसिबल नहीं है, मेरी कैपेसिटी के बाहर है। तो अगर मुझे कॉल लेना है तो ये मेरे लिए प्रिपेरेबल नहीं है। अब आपको अपने लिए कॉल लेना होगा। दिस इज वेयर हमारा जो स्टाइल है एलिमिनेशन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेंज होगा। सेम स्टेटमेंट को हर बच्चा अपने अपने तरीके से प्रोसेस करेगा, ठीक है? तो आपको ये कॉल लेना आपके लिए कितना प्रैक्टिकल है?
अब मेरे लिए अगर मुझे लेना है, मेरे लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है प्रिपेयर करना। अब मैं कॉल ये लूंगा कि ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। अभी मैंने क्या बोला, जो इनफॉर्मल चीजें होती हैं, जो गॉसिप टाइप की चीजें होती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड, यूजलेस वर्ड जो लिखे होते हैं, वहां पे गलत होने का चांस ज्यादा होता है, और जो फॉर्मल टाइप की चीज है वहां पे करेक्ट होने का चांस ज्यादा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये फॉर्मल नेचर का स्टेटमेंट है। इट वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्स वाई जेड वट एवर इट इज सेइंग। तो ये अनप्रिपेरेबल है, लेकिन फॉर्मल नेचर का स्टेटमेंट है, और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, G20 के बारे में, राइट। सो अगर कॉल लेना है, नाउ आई एम कमिंग टू द टेक्निक विच आई हैव यूज्ड हियर, विच इज हैज टू बी करेक्ट, एक्रोनिम HTBC। ये मैं आपको फ्री कोर्स में जब इस टेक्निक का वीडियो बनाऊंगा और एग्जांपल्स मैं दूंगा। फॉर नाउ जस्ट बेयर विद मी कि दिस शुड बी करेक्ट, द स्टेटमेंट, it is either incorrect or is correct, right? Let us see the reasoning why it can be incorrect or why it can be correct. करेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। G20 इज एन इंपॉर्टेंट इनफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन द न्यूज, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट हैज गॉट दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशंस चेंज देयर नेचर। क्वाड भी कुछ सिक्योरिटी था, उसके बाद उसका नेचर चेंज हो रहा है, या ये पहले जो भी अलग तरीके का था अब वो अलग हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस का नेचर चेंज हो जाता है। तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग and for an important organization, and the statement is formal. This is why it is checking all these boxes. This is why it is probably correct. तो अगर मैं ये क्वेश्चन पे कॉल लेना चाहूंगा, स्टेटमेंट पे कॉल लेना चाहूंगा, मैं पर्सनली स्टेटमेंट को करेक्ट बोलूंगा फॉर दीज रीजंस, राइट। इनकरेक्ट वाले पे भी मैं आऊंगा, I'll show you some other question for that, but this is the reason why this statement should be more likely correct rather than incorrect, and the answer to this question is Charlie, right? Both the statements are correct in this question. Now let me take you to some रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब नीचे देखो PYQ, मैंने यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस का भी लिंक दिया हुआ है, ऐसे सभी क्वेश्चंस में जहाँ पर भी हैं ऐसा रिलेशन। तो PYQs का पेरिस क्लब का एक क्वेश्चन आया था। अभी देखो आप ये क्वेश्चन, ये देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इधर आप देखो G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात हो रही है, यहाँ भी G20, ये पिछले ही साल का 2022 का क्वेश्चन। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात हो रही है, ओके। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क हमको एग्जैक्टली नहीं पता, इतना ये न्यूज में भी नहीं था, लेकिन G20 कुछ है ये हमको मालूम है। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क होगा भाई, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इनका इनिशिएटिव वगैरह हो सकता है प्रॉब्ली, बट क्या पता चल रहा है कि G20 से है ये रिलेटेड, ओके। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो नाम से ही पता चल रहा है कि G20 तो इंडोर्स करेगा, या G20 का किसी ना किसी तरीके से रोल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट मेन क्या पूछ रहा है, मेन स्ट्रेस स्टेटमेंट का किस चीज पे है? पेरिस क्लब, कि ये पेरिस क्लब है कि नहीं है, राइट यहीं पर हमारा करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस डिटरमिन करनी है हमको, बिकॉज G20 तक तो कोई बात ही नहीं है, G20 तक तो स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। पूरा वेट, पूरा स्ट्रेस स्टेटमेंट का पेरिस क्लब पे है। अब पेरिस क्लब का नेचर आप देखो, पहले स्टेटमेंट का नेचर देखो, फॉर्मल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल टाइप का स्टेटमेंट है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स या कोई यूजलेस वर्ड टाइप नहीं है यहाँ पे, कोई लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है, सब फॉर्मल, सब ठीक ठाक लग रहा है, ऑफिशियल टाइप का स्टेटमेंट है। कहाँ पे मुद्दा फंस रहा है? पेरिस क्लब पे। पेरिस क्लब किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है? कंप्लीटली रैंडम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कभी नहीं सुना हुआ पेरिस क्लब के बारे में, नाम से भी हमें नहीं पता चल रहा कि ये पेरिस क्लब किस टाइप का काम करती होगी। एंड सेम वे कॉमन फ्रेमवर्क से नहीं पता चल रहा, जो G20 कॉमन फ्रेमवर्क है, इसके नाम से नहीं पता चल रहा कि ये किस टाइप का काम करता होगा। जस्ट सेइंग कॉमन फ्रेमवर्क, इन व्हाट डोमेन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, क्या डोमेन है, नहीं पता चल रहा है हमको। सेम वे पेरिस क्लब का नहीं पता चल रहा है, राइट। तो बहुत रैंडम, जस्ट एक फैक्ट आपको दे दिया कि बताओ भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा। The same thing was given in 2023 and same approach here also we are applying कि यार ये एक बहुत रैंडम चीज है, अनप्रिपेरेबल चीज है। पेरिस क्लब के अलावा अगर और कुछ भी नाम दिया होता वो भी हम करेक्ट ही बोलना था हमको, बिकॉज अनप्रिपेरेबल है, और इस वजह से यूपीएससी को करेक्ट चीज ही स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन में डालनी पड़ेगी। यूपीएससी गलत करके नहीं डाल सकता, बिकॉज ये अनप्रिपेरेबल स्टेटमेंट्स है। यूपीएससी गलत कहां करेगा? जहां प्रिपेरेबल होगा, जो स्टैंडर्ड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वहां आपको गलत करके दे सकता है ना, वहां अधिकार है यूपीएससी का कि आपकी नॉलेज चेक कर रहा है। यहाँ पे जो आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, जो सोच ही नहीं सकते कि यार ये पूछ लेगा, वहां पे नॉलेज कैसे चेक करेगा? कोई सेंस नहीं बनता नॉलेज चेक करने का वहां पे। यहाँ पे आपका आपका अटेंटिवनेस चेक करेगा, आपका एटीट्यूड
चेक करेगा कि आप ये कॉल ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, राइट। तो इस रीजन से ये पेरिस क्लब वाला स्टेटमेंट करेक्ट होने का चांस बहुत हाई है, राइट। इनकरेक्ट होने का चांस यहाँ पे, अगर कुछ वर्ड्स हैव मीनिंग, एक टेक्निक होती है भाई, मान लो इन्वायरमेंट का होता है और यहाँ पे कुछ नाम ऐसा दे दिया जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तब इनकरेक्ट हो जाता, तब वो मैच ही नहीं करेगा। वो एक रीजन होता फिर हमारे पास वैलिड इसको इनकरेक्ट करने के लिए। बट एज ऑफ नाउ, गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट के करेक्ट होने का चांस ही ज्यादा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला? इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। मैंने क्या बोला? कॉमन फ्रेमवर्क। हमको नहीं पता कॉमन फ्रेमवर्क किसके बारे में है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट है, क्या है नहीं पता है हमको। तो इसका मतलब कि जो भी, और अनप्रिपेरेबल है, ये न्यूज में नहीं था। अगर ये न्यूज में होता तो वो स्टैंडर्ड फैक्ट बन जाता, फिर आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका स्टैंडर्ड फैक्ट स्टेटमेंट बन जाता, लेकिन ये न्यूज में नहीं था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये स्टैंडर्ड फैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट स्टेटमेंट है। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट है तो आपको एक कॉल लेना है कि करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा। प्रिपेरेबल तो नहीं है, पक्की बात है। दूसरी बात, ऑफिशियल भी है, कुछ भी लूज एंड्स या कुछ इनफॉर्मल एनर्जी नहीं है स्टेटमेंट में, कुछ भी ऐसा वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स या कुछ ऐसे यूजलेस टाइप का वर्ड्स नहीं है, तो इसका भी करेक्ट होने का ही चांस ज्यादा है। आप ऑप्शन देखो, आंसर इसका भी सी ही है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको तरीका बताया, मैंने इसमें कुछ भी ऐसा रूल वूल आपको नहीं बताया है कि आप एक्स अप्लाई करो तो आपका रिजल्ट वाई होगा। ये सिंपल एग्जाम को समझा है हमने कि एग्जाम की कंस्ट्रेंट्स कितनी है यार। हम एक साल में, 21 साल का एक बच्चा, अगर उसको एक साल का प्रिपरेशन हम देंगे, यूपीएससी तो एक्सपेक्ट करता है कि आप अप्रैल में पेपर लिखो कॉलेज का और मई में बैठ के आप एग्जाम दो यूपीएससी का। यूपीएससी तो आपको ऐसे सोचता है कि 21 साल का बच्चा प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके एग्जाम देगा। हम फिर भी एक साल का तैयारी का टाइम उसको देने। एक साल की तैयारी में क्या इस टाइप की चीजें प्रिपेयर हो सकती हैं? बहुत मुश्किल है, राइट। ये आपको कॉल लेना है कि आपके लिए हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, और वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो पर्सनली मेरे लिए ये नहीं हो सकती, तो दिस इज हाउ आई विल अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है। एक और मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का ही एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी वाला जो क्वेश्चन था 2022 का क्वेश्चन, अगेन शॉक, शॉक था। यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी, कंप्लीटली अनप्रिपेरेबल, कभी नहीं सुना इसके बारे में। अब वर्ड्स हैव मीनिंग करके एक टेक्निक है। वर्ड्स हैव मीनिंग क्या है? जो आपको दिया हुआ है, शब्दों में दिया है। देखो यूपीएससी आपको कई बार फुल फॉर्म देता है, कई बार सिर्फ एक्रोनिम देता है। जहां आपको सिर्फ एक्रोनिम दे रहा है, यूएन रेड प्लस, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, वहां पे आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जहां पे आपको फुल फॉर्म दे रहा है, मतलब क्या यूपीएससी ये आपको बोल रहा है कि उसको ये उम्मीद है कि आपको ये नहीं पता होगा, इसीलिए आपको फुल फॉर्म दिया है, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्यों दिया है? ताकि आप वर्ड्स हैव मीनिंग, आप उसको पढ़ के डिसाइफर कर सको, कुछ एक कॉल ले सको। G20 कॉमन फ्रेमवर्क, व्हाट इज इट कॉमन अबाउट, वी डोंट नो, राइट। दैट्स व्हाई अनसस्टेनेबल डेट, ठीक है, इट्स ओके। उसके बदले कुछ भी और देता वो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी की कंस्ट्रेंट हो जाती है कि उसको करेक्ट ही देना पड़ेगा, या फिर अगर इनकरेक्ट दे रहा है तो उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वर्ड, यूजलेस वर्ड, उसको कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको वो करेक्ट ही स्टेटमेंट देना होगा, राइट। तो आप इस क्वेश्चन में देखो, यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी, तो ये कमेटी है, यूएन की है, और क्रेडेंशियल्स के बारे में है। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं भाई? आपका डॉक्यूमेंट्स, क्रेडेंशियल्स, आपको बैकग्राउंड टाइप का, कहीं भी आप चेक करवाते हो, आप कहीं जॉब करने जाते हो, आपके क्रेडेंशियल्स चेक होते हैं, राइट। दैट काइंड ऑफ थिंग। आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाओगे, आपके क्रेडेंशियल्स चेक होंगे, राइट। तो वेरिफिकेशन टाइप चीजें, ओके। इतना हमको वर्ड्स ऑफ मीनिंग से समझ में आ गया। हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन इस नाम से हमको इतना समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ कमिटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सुनते ही आपका दिमाग एकदम खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएनएससी सबसे जरूरी यूएन बॉडी है, राइट। यूएनएससी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द यूएन, जो रेगुलरली न्यूज में रहती है, और इंडिया ऑल्सो वांट्स अ परमानेंट सीट, राइट। तो यूएनएससी इज अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएन बॉडी। तो ये कह रहा है इट्स अ कमिटी सेट अप बाय द यूएन काउंसिल, यूएनएससी। नाउ यूएनएससी इज सच एन इंपॉर्टेंट बॉडी, if it is doing something important, then it's a very high chance that you will know about it, because it will be in the newspapers and in your magazines, because UNSC is so important, right? तो ये कह रहा है it's a committee set up by UNSC and works under its supervision. So there's a very high chance that if this kind of committee जो कि credentials check करती है, verifications kind of काम इसका है, वो UNSC के अंडर है, तो there is a very high chance कि कहीं ना कहीं आपने ये सुना होता।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन एक्स वाई एंड जेड एवरी ईयर। ओके, अच्छा इसका डिग्री देखो, काम नाम क्या है, क्रेडेंशियल्स कमेटी। क्या ये प्रिपेरेबल है, नहीं है। क्या हमने कभी सुना है, कभी नहीं सुना। ये अननोन अनइंपॉर्टेंट बॉडी, दिस इज नॉट लाइक G20। G20 तो हम फिर भी पढ़ते रहते हैं, राइट। ये बॉडी कभी नहीं सुना, अनइंपॉर्टेंट बॉडी का ट्रेडिशनली कब मीट होती है। तो ट्रेडिशनली किसको पता होगा, जो बहुत स्पेशलिस्ट होगा, जो इन्हीं इसी डोमेन में काम करता है, यूएन में काम करता है, या कोई सरकारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम करता है, कुछ इस टाइप के जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जिनको इस टाइप की इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर है। ये एग्जाम लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन है, राइट। डीप नॉलेज है ये। ऐसी चीजों को मैंने नाम क्या दे दिया, डीप फैक्ट। Deep facts, just deep facts are those facts which require deep knowledge. Deep facts are those facts which only specialists will know, not generalists, not students like us will know, right? General educated Indians will not know about these kind of things. Those are deep facts. तो एक unknown, unimportant, unheard type की body ट्रेडिशनली कब मीट करती है, देखो यहाँ पे ये शब्द हमको हिंट कर रहा है कि ये डीप फैक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज अ डीप फैक्ट, एंड डीप फैक्ट्स आर दे प्रिपेरेबल, हु विल नो देम, ओनली स्पेशलिस्ट्स विल नो देम। दिस इज अ जनरलिस्ट एग्जाम, लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। डीप फैक्ट को करेक्ट करके नहीं दे सकता यूपीएससी, बिकॉज अगर डीप फैक्ट को करेक्ट कर दिया तो जो स्पेशलिस्ट है उसको एडवांटेज एकदम देखते ही वो मार्क कर देगा, और जिसको नहीं पता वो तो उसमें सिर हिलाता रह जाएगा उसमें, राइट। उसका तो माथा हिल जाएगा। तो नॉन मतलब उसको लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। तो डीप फैक्ट्स को करेक्ट नहीं करेगा, राइट। किस टाइप के फैक्ट्स करेक्ट करेगा, वो रैंडम फैक्ट्स जो सबके लिए बराबर के मुश्किल हैं, उनको वो करेक्ट करके दे सकता है। जो एग्जाम लेवल की जो ऑफिशियल है, जो एग्जाम लेवल टाइप की इंफॉर्मेशन उस रेंज में है, उनको करेक्ट कर सकता है, जो सबके लिए बराबर के रैंडम है। लेकिन डीप फैक्ट्स जो है वो किसी के लिए बहुत इजी होते हैं, किसी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन वाला एंगल होता है। दैट इज वाई जो डीप नॉलेज है या जो स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन है वो इन मोस्ट केसेस वो गलत ही होती है। आई हैव नॉट सीन एनी डीप फैक्ट इन द 12-1300 क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 जो कि करेक्ट हो, राइट। तो इसलिए सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये डीप फैक्ट है, गलत होना चाहिए। अच्छा ये 2022 का है, तो आप देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा तो आपके दो ऑप्शन सही से ही हट रहे हैं। आंसर या तो ए है या बी है। थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आप वर्ड्स ऑफ मीनिंग से भी कर सकते हो। हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था, लेकिन जब यूएन क्रेडेंशियल्स कमेटी देखा तो नाम से ही हमने देख लिया यार ये क्रेडेंशियल्स से डील करती होगी किसी तरीके से ये कमेटी। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, राइट, ऑल यूएन मेंबर्स including India before submitting a report to the General Assembly for approval. So this is matching the description which we deciphered from the name UN Credentials Committee. So this should be correct. Also, look at the first and the third statement. यहाँ पे mismatch है. Third statement कह रहा है कि it will give the report to UNGA, UN General Assembly for approval. And first statement कह रहा है it works under the supervision of UNSC. ये दोनों statement में conflict हो गया, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ तो करेक्ट नहीं हो सकते। दैट इज वाई ब्रावो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन बच जाता है, आंसर एक ही बचता है, अल्फा विच इज 3 ओनली, राइट। हमने इस क्वेश्चन में कोई नॉलेज नहीं यूज करी, कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, सिंपल अप्रोच जो हमारा रखा, यूपीएससी को हमने समझा है कि यूपीएससी एग्जाम की क्या डिमांड है, क्या चीजें प्रिपेरेबल है, क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं कि हमको पता होंगी, और बस उस बेसिस पे प्रॉबली करेक्ट, प्रॉबली फॉल्स, वर्ड्स है मीनिंग, नेम्स है मीनिंग, स्टेटमेंट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट कहीं हो रहा हो, ये सारी चीजें ये एक्सपीरियंस से आ जाती है। अभी जो मैंने आपको बताया ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टेटमेंट में कई सारे और क्वेश्चंस में भी है पहले, तो ये एक्सपीरियंस हो गया ना उन क्वेश्चन से कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा ओके फिर से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो ट्रैप जो है वो रिपीट हो गया यूपीएससी का, राइट। तो बात ये है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप जितनी बार पीवाईक्यूज को आप देखोगे उतनी बार नयापन, आपको नई चीजें आपको उसमें दिखेंगी, आपका वो नजर जो है वो डेवलप होगी, राइट। तो दैट्स हाउ लाइक यू हैव टू गो अबाउट इट। दिस इज अ प्रीटी, अब ये क्लास काफी लंबी हो रही है। आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो अगला क्वेश्चन 99 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज, ओके, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स। what is the nature of these industries, are they important or not? They are very important। आपका लोकेशनल फैक्टर्स भी, एनसीईआरटीज भी इनकी बात करती है, फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज या स्टील प्लांट्स, जनरली आल्सो लाइक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्वेश्चन क्या है,
ग्रीन हाइड्रो, अब ग्रीन हाइड्रोजन भी बहुत न्यूज में था। many magazines like in the last 1 year at least 2-3 times monthly magazines की मैं बात कर रहा हूँ, green hydrogen was in news but not for exactly this purpose। तो हमारा वो मैगजीन का जो नॉलेज हमने देखा पढ़ा, वो इस क्वेश्चन को कॉन्शियसली हमको नहीं सॉल्व हम कर पाएंगे कि एग्जैक्ट ये चीजें मैगजीन में नहीं मेंशन होती। लेकिन अगर हमको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सरकार उस पर कितना स्ट्रेस कर रही है, राइट, बेनिफिट्स क्यों कर रही है, वो सारी चीजें मिला जुला के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हेवी इंडस्ट्रीज हैं। हेवी इंडस्ट्री मतलब आज के टाइम में एमिशंस के एंगल से, क्लाइमेट चेंज के एंगल से ये सारी इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत न्यूज में था, इसका मतलब इसका पोटेंशियल लाइक हाई पोटेंशियल, हैवी पोटेंशियल है इसका, और काफी मतलब गेम चेंजिंग टाइप ये हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज सो मच इन न्यूज। ओके, अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले, व्हाट इज द टोन ऑफ द क्वेश्चन, टोन इज सॉफ्ट, एक्सपेक्टेड टू प्ले, है ना, विल प्ले नहीं बोल रहा, मस्ट प्ले नहीं बोल रहा, ऐसे करके नहीं, एक्सपेक्टेड टू प्ले और कैन प्ले, राइट, उसको बस चेंज कर दिया। तो सॉफ्ट टोन का क्वेश्चन है, फेमस चीजों के बारे में है, सारी इंडस्ट्रीज भी फेमस हैं, ग्रीन हाइड्रोजन भी फेमस है, and significant role in decarbonizing. That means these industries should be ones which are heavily मतलब emissions heavy, राइट, इसीलिए तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ना, जो बहुत ज्यादा एमिशन नहीं कर रही है उसमें क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो हैवी एमिशंस होनी चाहिए। क्या ये हैवी एमिशंस हैं? यस, बिकॉज ये इतनी फेमस है। जो चीज क्लाइमेट चेंज के एंगल से, हमारे सिलेबस के एंगल से जो हमने सुनी हुई है, वो चीज हैवी एमिशन वाली ही होंगी। कम एमिशन वाली जो चीज होगी वो या तो हमको पता होगा कि फिर भाई यहाँ पे एमिशंस कम होता है, बिकॉज ये एक जनरलिस्ट एग्जाम है, हम इतना स्पेशलिस्ट नहीं है कि हमको हर इंडस्ट्री का कितना एमिशन का डिग्री होता है वो पता होगा। दैट मीन्स जनरल अगर आपको एक कॉल लेना है कोई इंडस्ट्री की, आप अगर बात करोगे तो अगर वो इंडस्ट्री बहुत रेगुलरली न्यूज में है, आपकी बुक्स में है, तो इट्स अ चांस कि इट इज हाईली पोल्यूटिंग। और अगर वो फेमस है और हाईली पोल्यूटिंग नहीं है, तो ये भी आपको पता होगा कि दिस इज नॉट हाईली पोल्यूटिंग, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप एक कॉल लोगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सभी आंसर में होने चाहिए, ऑल ऑफ दी शुड बी इन द आंसर, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड दे आर एमिशंस हैवी। तो ग्रीन हाइड्रोजन, अब ये कहना कि ग्रीन हाइड्रोजन फर्टिलाइजर में नहीं करता लेकिन ऑयल रिफाइनरीज एंड स्टील में करता है, ये तो बहुत मुश्किल बात है यार, ये तो डीप, ये स्पेशलिस्ट नॉलेज हो गई, राइट, कि इन तीनों में से कोई एक में या दो में नहीं करता, या तीनों में ही नहीं करता, ये डिफैक्ट हो गया, राइट। तो अगर ये बोलेंगे कि हम इसको मैंने रिवर्स डिफैक्ट टेक्निक बोल दिया कि भाई फर्टिलाइजर ऑयल रिफाइनरी स्टील प्लांट में करेगा, बिकॉज वी आर नॉट स्पेशलिस्ट टू से कि नहीं करेगा। तो डिफैक्ट्स, रिवर्स डिफैक्ट्स अभी थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एक्सपोजर दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को किस किस नजर से देख सकते हो। तो यहाँ पे हमको ये कहना कि फर्टिलाइजर में करता है, हाँ कर सकता है, क्यों, रीजन क्या है कि ये फेमस इंडस्ट्री है। ऑयल में कर सकता है, स्टील में कर सकता है। ये कहना कि स्टील में नहीं करता, उसके लिए नॉलेज चाहिए, और ये स्टैंडर्ड नॉलेज तो है नहीं कि जो हमारी किताबों में होगी, तो वो फिर स्पेशलिस्ट को ही पता होगी। तो अगर स्पेशलिस्ट वाली नॉलेज हो गई कि नहीं कर सकता, स्टील में नहीं कर सकता या ऑयल में नहीं कर सकता, तो वो गलत होती है ना, स्पेशलिस्ट नॉलेज गलत होती है, जनरलिस्ट नॉलेज करेक्ट होती है। तो जनरलिस्ट में क्या है, तीनों में कर सकता है, दैट्स व्हाई all three is the best bet in this question, right? I'm not sure how much you are able to absorb it right now. It may even be overwhelming, but please play this video. That's why I said 3 times, 4 times, 5 times. आप इस और पूरे वीडियो को देखना, ठीक है, वो तब बेसिस आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज का। बाकी मैं ये जो भी टेक्निक्स बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ दीज टेक्निक्स आई विल बी मेकिंग डेडिकेटेड वीडियोस ऑन, फ्री वाले होंगे, एंड उसमें हम डेडिकेटेड उन टेक्निक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ एक्सपोजर टू द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव हियर। फिर अगला क्वेश्चन देख लो, 98th क्वेश्चन 2023 का, इन द रीसेंट ईयर, ओके, अभी रिसेंट में, एक साल में, चैड, गिनी, माली एंड सूडान, अब ये 4 कंट्रीज हैं, ओके। अगर आप पीवाईक्यूज की बात करोगे, सूडान रिपीट हुआ है, चैड रिपीट हुआ है, मुझे गिनी और माली याद नहीं आ रहा है, बट सूडान और चैड सर्टनली रिपीट हुआ है। तो अगर आप, और चैड तो एग्जैक्टली exactly इसी में पिछले ही साल आया था चैड, वो चाइना वाला, नीचे मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है देखो, ये 2022 का ही क्वेश्चन है, एंड लुक एट दिस, चाइना,
wait, permanent military base. I'll just search it. There is a question on Chad and China. Chad, China. Okay. 2022 का question है. Look at this. Okay. So, just a wrong link that I have in that question. Just paste this link. देखो, Chad setting up of permanent military base by China. This is a 2022 का question. And the answer is C. मतलब ये गलत है ये गलत क्यों है यहाँ पे? Because चाइना जैसा कंट्री जो मिलिट्री बेस सेटअप अगर कर रहा है फॉरेन कंट्रीज में, तो ये बहुत बड़ी न्यूज होती है. वी वुड हैव हर्ड अबाउट इट अगर चाइना परमानेंट मिलिट्री बेस कहीं पे एस्टैब्लिश कर रहा है. श्रीलंका में करता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, वो सब सुनते हैं ना, हम पता हो जाता है. अफ्रीका में भी हमारे इंटरेस्ट्स हैं. तो अगर चैड में करेगा परमानेंट मिलिट्री बेस तो हमको सुना होगा. हम कभी नहीं सुनते ये बात. तो ये एक टेक्निक है, वुड हैव हर्ड. राइट, इफ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट and we are regular with our preparation, we would have heard about it. If you have not heard, that means जो आपने नहीं सुना वो गलत है. तो चैड में परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप कर लिया, ये नहीं सुना कभी भी, तो ये गलत होने का ही चांस बहुत हाई है. तो यहाँ से अगर हमने ये सीख ली है, तो आप 2023 वाला क्वेश्चन अगर देखोगे तो वहां पे चाइना में तो नहीं आएगा. राइट, मैं एक बार ये पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड. चाइना मिलिट्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो यहां से हमने ये सीख लिया, रिपीट हो. ऐसे एक सूडान का भी क्वेश्चन था, उसमें भी रिपीट हो रहा है. एक वो अप्रोच हो गया, रिपीटेशन से आप देखोगे. लेकिन अगर मान लो आपको कुछ नहीं पता इन कंट्रीज के बारे में, बिना नॉलेज के देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. इन द रीसेंट ईयर्स चैड, गिनी, माली एंड सूडान, आप ये कंट्रीज के नाम देखोगे तो गिनी, गिनी तो आपको मतलब ये तो कभी न्यूज में रहता ही नहीं है ये कंट्री. तो मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से हम मोजम्बिक पढ़ लेंगे, नाइजीरिया, ये सब इस टाइप के बड़े बड़े कॉन्गो, इस टाइप के कंट्रीज पढ़ते हैं. चैड हो गया, सूडान. चैड भी हम इतना नहीं पढ़ते. सूडान तो ठीक है, वो अरब स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में, इजिप्ट वगैरह. तो गिनी तो इतना नाम कुछ ऐसे हमने सुना नहीं है. और जो भी आंसर होगा वो इन सभी कंट्रीज में कॉमन होना चाहिए. तो फेमस, सूडान फेमस भी है और नॉन फेमस कंट्री भी है. तो आंसर जो है वो सभी में कॉमन होना चाहिए. राइट, एंड इट हैज गॉट इंटरनेशनल अटेंशन. तो मतलब कुछ आंसर ऐसा है जो कि इंटरनेशनल अटेंशन वहां पे जा रही है. ओके, so what is the answer which is common to all of these? Let us see. Alpha says discovery of rich deposits. Look at the language. Feel the energy of the language. Rich deposits of rare earth elements. Are rare earths important? Yes, they are very important. China का domination है उनके supply पे globally, right? So we are looking for other suppliers. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और रिच डिपॉजिट्स अगर कहीं भी होगा और 4 कंट्रीज की बात हो रही है, अगर ऐसा होता तो सुनने में आ जाता भाई. राइट, दिस इज लाइक वुड हैव हर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वुड हैव हर्ड. क्या सुना है हमने? नहीं सुना हुआ है. तो अगर नहीं सुना है तो अल्फा का आंसर होने का चांस बहुत कम है. आगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेसिस. एक कंट्री में चाइना अगर मिलिट्री बेस बना दे, वो न्यूज बन जाती है. हिंदुस्तान में 4 कंट्रीज में बना देगा तो भाई वो तो अखबारों में फैला रहेगा. राइट, कभी नहीं सुना, वुड हैव हर्ड, वी हैव नेवर हर्ड. ब्रावो आल्सो शुड नॉट बी द आंसर. चार्ली, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट. अब देखो, southward, it is not just saying expansion of Sahara desert, right? If it said expansion in any direction, so that would be softer, but this says southward. This is very specific. It is giving you the direction that it is southward only expanding Sahara desert. So what does this option mean? It requires you to have knowledge of location of all of these countries, कि वो south of Sahara है कि नहीं है. Now these countries include things like Guinea, Mali. It's very difficult for a normal aspirant to know of all the countries of Africa and then in the context of Sahara कहाँ पे northern में है, south में है, वो मुश्किल चीज है वो. Right, versus Delta. Delta says successful coups. Now this is military coup. This is a more wide option compared to Charlie, because Charlie says southward expansion of Sahara. That requires higher knowledge than Delta, because Delta says successful coups, and African countries have got political instability that we know. Military coups are there, and deposing of presidents and all of that has happened. Civil wars are happening. So African countries
are in news because of these kind of reasons. So there's a very high chance that delta is the answer because it requires less knowledge. It's more commonsensical compared to Charlie, and this is a non-standard question. It's not a standard question. Knowledge important होती है standard questions में. ये standard question ही नहीं है, ये non-standard question है. ठीक है? तो non-standard question है, unpreparable question है, random question है. तो random question में आंसर क्या होता है? जो ज्यादा probable है. ज्यादा probable क्या है? डेल्टा है यहाँ पे. राइट? तो ये आंसर है. ऐसा ही अप्रोच वैगल डांस वाले क्वेश्चन में होना है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार जो इस टाइप से होगा. आप 97th क्वेश्चन देखो. 97th क्वेश्चन ईटी से नहीं होगा. ठीक है? नहीं हो सकता क्योंकि आप देखो डॉनबास आपको एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्री मैपिंग का क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में. तो अगर आपने ये स्टैंडर्ड फैक्ट का क्वेश्चन है एक्चुअली. तो अगर आपने वो पीवाईक्यूज किए हैं, आपको पता होगा कि यार इस टाइप के मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं. तो ये सब जब न्यूज में थे तो आप उनको कर सकते हो कि यार ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आप वो प्रिपेयर कर लोगे. तो अगर आपको स्टैंडर्ड नॉलेज नहीं है तो आप ये ईटी से क्वेश्चन नहीं कर सकते. बिकॉज आप नेचर देखो, डॉनबास ये यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में था. ठीक है? कचिन, ये नॉलेज मेरे को पर्सनली नहीं है, लेकिन इथियोपिया देखो सीधा कंट्री का नाम दिया हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है, लोकेशन का नाम दिया हुआ है. तो इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी देयर. सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी ट्रू, तो हम इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन मानेंगे, हम नॉन स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे. नॉन स्टैंडर्ड क्या बोलोगे? थर्ड को हम बोल सकते हैं गलत होने का बहुत हाई चांस है बिकॉज ऑफ नॉर्थ यमन. ये देखो नॉर्थ यमन बोल रहा है. अगर यमन बोल देता तब वो ज्यादा सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के एंगल में रेंज में आ जाता है. यहाँ पे नॉर्थ यमन, जैसे साउथ सदर्न सहारा, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट स्पेसिफिक हो रहा है. साउथवर्ड एक्सपेंशन यहाँ पे नॉर्थ यमन स्पेसिफिक हो रहा है. नॉर्थ यमन, यमन अदरवाइज अदर कंट्रीज का नाम तो सीरिया इथियोपिया दिया ना, बाकियों को क्यों नहीं दिया उसने? यहाँ पे नॉर्थ यमन करके दे दिया. राइट? तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि टिग्रे गलत है. लेकिन आप एक को गलत करके आप बाकी दो में कॉल नहीं दे सकते बिकॉज उनका मुश्किल हो जाएगा. तो ये चीज आपको नॉलेज से करनी चाहिए. अगर यहाँ नॉलेज नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन छोड़ दो. ठीक है? ये लिमिटेशन है एलिमिनेशन की. यहां तक एटलीस्ट, मतलब एलिमिनेशन का क्या रोल है जो मैं आपको बता रहा हूँ. एलिमिनेशन का रोल है जो अनप्रिपेरेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो जो शॉक देने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको डील कैसे करना है. आपको एक टूल किट आपके हाथ में रहेगा और वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शार्पन आपके टूल्स होंगे, वेपन्स होंगे. राइट? तो यहाँ पे टिग्रे था जो अनप्रिपेरेबल था. तो टिग्रे को तो डील हमने कर लिया कि यार ये इनकरेक्ट होने का चांस ज्यादा है. लेकिन बाकी 1 और 2 में हम कॉल नहीं ले सकते बिकॉज ये बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पूछा है. कंट्रीज भी फेमस है, न्यूज में रहती हैं, और चांस है कि करेक्ट भी हो सकता है. तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए. ये नॉलेज चेक करो, नहीं नॉलेज है छोड़ दो. ठीक है? अगला ऐसे ही है ये 96 वाला क्वेश्चन. अब ये क्लास ऑलरेडी 1 घंटे की हो गई है. आई जस्ट डू ओके, दिस इज वन क्वेश्चन. बाकी ये अर्जुन अवार्ड वाला भी क्वेश्चन हो सकता था. I'll just do this question. So I'll give the Arjun Award wala question as practice in my channel, right? I'll give the video explanation video of that. बाकी ये वाला चेस वाला खत्म डिस्कस करके we'll just wrap up today's class. तो 96th क्वेश्चन है. दिस इज 2023 पेपर ओनली. 44th चेस ओलंपियाड 2022. पढ़ते ही झटका लगेगा कि यार ये तो कभी प्रिपेयर नहीं किया. सही बात है कि प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन झटका लगने की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रिपेयर नहीं किया. अगर प्रिपेयर क्यों नहीं किया? अनप्रिपेरेबल है इसलिए प्रिपेयर नहीं किया. पढ़ाई नहीं करी इसलिए नहीं प्रिपेयर. अगर रीजन पढ़ाई नहीं करी है तब आप कमी आप में है, फिर आपकी प्रिपरेशन में कमी है. लेकिन अगर आप ये क्लियर हो कि यार मैंने सभी एनसीईआरटीज पढ़ी हैं 11 12th की एटलीस्ट, जो बेसिक रेफरेंस बुक्स हैं जहां होना चाहिए वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, और करंट अफेयर्स का भी कुछ अवेयरनेस है मेरे को. राइट? बेसिक अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो है. अगर ये उसके बाहर का क्वेश्चन आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन कभी मतलब स्टैंडर्ड फैक्ट के एंगल से पीवाईक्यूज में भी नहीं आया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. तो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर है तो शॉक होने की जरूरत नहीं है बिकॉज नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में हमारा ईटी काम करता है. तो लेट अस सी. नाउ दिस इज टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट 44th ओलंपियाड. Okay, so this is not even the first Olympiad that is happening, so it is not important certainly. It is not the first Olympiad, right? And Olympiad नहीं पढ़ते हैं यार हम, एग्जाम सिविल सर्विसेज के एंगल से इंपॉर्टेंट ही नहीं है. 2022 की बात कर रहा है. ओके, पिछले साल की. आप देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया. फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है स्टेटमेंट?
फॉर्मल स्टेटमेंट, ऑफिशियल काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, कहीं भी कोई लूज एंड नहीं मिल रहा है, एंड इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इट वाज हेल्ड इन इंडिया, बट इज इट प्रिपेरेबल? इट्स नॉट लाइक ओलंपिक्स, राइट? ओलंपिक्स अगर फर्स्ट टाइम होता तो वुड हैव हर्ड हो जाएगा, फिर तो वहां पे वो स्टेटमेंट नहीं देगा, ओलंपिक्स जैसे जैसे में नहीं देगा। ओलंपिक्स का क्वेश्चन मैंने लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखना वो क्वेश्चन, राइट? 2022 का क्वेश्चन है। लेकिन ये चेस ओलंपियाड की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल है, फर्स्ट टाइम हो सकता है यार, हिंदुस्तान में भी चेस इज एन इम्पोर्टेंट लाइक फेमस स्पोर्ट, गेम इन इंडिया, पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट देखो, ऑफिशियल मैस्कट वाज थम्बी। अब थम्बी, अगर आप इफ यू हैव awareness of South India, Thambi is a word that is used for people of South India, right? Thambi, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, एंड 1 और 2 में लिंक भी हो रहा है कि अगर साउथ इंडिया थंबी है तो प्रोबेबली ये कहीं साउथ में हुआ होगा, किसी फेमस सिटी में ही होगा, ये भी गिवन है, छोटे मोटे सिटी में फर्स्ट टाइम, ऐसा इंटरनेशनल टाइप का नहीं होगा, और मास्कट जहां है तो फेमस जगह पे ही होना चाहिए। तो थंबी, ये नॉलेज अगर आपको है, मतलब ये मैं प्रिपेयर नहीं करी है कहीं भी, आई कम फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, तो आई वाज, माय फादर वाज पोस्टेड इन चेन्नई, वहां पे मुझे पता है लोगों को मतलब थंबी बोलते हैं, तो वो एक अवेयरनेस है। बट अगर नहीं है तो फिर ये सेकंड स्टेटमेंट भी ऑफिशियल है या नहीं, ये डिसाइड करो। यस इट इज ऑफिशियल। इज इट प्रिपेरेबल? नो इट इज नॉट प्रिपेरेबल, राइट? तो वही एच वाला अप्रोच हो जाएगा, पेरिस क्लब वाला, G20, इट्स एन इनिशिएटिव endorsed by Paris Club, same approach here also, right, in the statement, because it is not preparable and it is official formal statement with not having any loose ends या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बात कर रहा है ना? थर्ड स्टेटमेंट देखो, द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम is this Vera Menchik Cup and the trophy for winning team in women's section is Hamilton Russell Cup। अच्छा देखो, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट अनप्रिपेरेबल हैं, ऑफिशियल हैं, सब ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने दो स्टेटमेंट्स एक ही चीज के ऊपर दिए हैं, ट्रॉफी के नाम के ऊपर। दोनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं, सिर्फ ट्रॉफी का नाम, किस सेक्शन की ट्रॉफी है और उसका नाम क्या है, सिर्फ वो चेंज है। तो यहाँ पे हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि थर्ड या फोर्थ स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। अगर आप दो स्टेटमेंट यूपीएससी, एक रैंडम क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट एक ही चीज के ऊपर अगर यूपीएससी इन्वेस्ट कर रहा है, देयर इज समथिंग फिशी हियर। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में दोनों फॉल्स हो जाते हैं, कुछ में एक करेक्ट एक फॉल्स हो जाता है, राइट? ये एक्सपीरियंस हमको पीवाईक्यू से मिला हुआ है, तो आप जब पीवाईक्यूज करोगे आपको ये चीजें दिखेंगी। तो उस बेसिस पे, उस लर्निंग पे मेरे को ये मेरे कान यहाँ खड़े हो जाएंगे कि यार 3 और 4 में सेम बात कर रहा है, सेम स्टेटमेंट, सिर्फ नाम बदले हुए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे लोचा हो सकता है। अब आप पढ़ो वर्ड्स एंड मीनिंग, ठीक है? ओपन सेक्शन, ओपन मतलब कोई भी आओ, मेल फीमेल, ओपन सेक्शन, वेरा मेंचिक कप, वेरा मेंचिक। अब नाम देखो, वेरा मेंचिक, जैसे मेरा नाम राकेश दलाल, किसी किसी और का नाम जो भी है, ये कोई भी ले लो यार तुम, किसी का नाम मोहम्मद हुसैन, ठीक है? एक बंदे का नाम है ना, एक बंदे का नाम है राकेश दलाल, एक बंदे का नाम है। दूसरे स्टेटमेंट में नाम देखो, विमेंस का है, सबसे पहली बात, अगर विमेंस का होगा तो नाम क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए? विमेंस का है तो हाई चांस है कि फीमेल का नाम हो, मेंस का है तो हाई चांस है कि तुम्हारा मेल का नाम हो, राइट? इट इज लाइक दैट। तो अगर फोर्थ स्टेटमेंट में देखोगे, विमेन सेक्शन का नाम देखोगे हैमिल्टन रसल। अब ये एक बंदे का भी नाम नहीं है, ये सरनेम्स लग रहे हैं, लुइस हैमिल्टन, जैसे आपको अगर ये बहुत फेमस नाम है लुइस हैमिल्टन, राइट? रॉजर फेडरर, लुइस हैमिल्टन, तो हैमिल्टन सरनेम लग रहा है, रसल भी एक, रसल क्रो, रसल क्रो, रसल तो फर्स्ट नेम भी हो सकता है, मतलब ये कंबाइन है, कंबाइन नाम है, राइट? वेरा मेंचिक एक नाम है। अब वेरा मेंचिक सीम्स, फील्स लाइक अ वुमेन्स नेम, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको कहा था यूपीएससी जो है आपको रिस्क लेने की बात कर रहा है, नथिंग इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। बट जो हम अपने एक्सपीरियंस से, जो हमने पीवाईक्यूज देखे वहां पे एक्सपीरियंस से अगर हम देख रहे हैं, तो देर आर टू स्टेटमेंट विच आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली द सेम थिंग, तो देर इज अ वेरी हाई, अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, ये चांस बहुत कम है, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का जो नेचर होता है क्वेश्चन का वो अलग होता है, अब वो हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट ये दोनों स्टेटमेंट के करेक्ट होने का चांस बहुत कम है, या तो दोनों ही इनकरेक्ट होंगे या दोनों ही, या एक करेक्ट एक इनकरेक्ट होगा। अब अगर आप देखोगे हैमिल्टन रसल, विमेंस का सेक्शन का अगर ट्रॉफी हैमिल्टन रसल, डजंट रियली मेक सेंस, बिकॉज
विमेन सेक्शन है तो आपको नाम विमेन सेक्शन वाला होना चाहिए, और आप पिछले स्टेटमेंट में नाम अगर देखो वेरा मेंचिक, प्रोबेबली वेरा मेंचिक शुड बी विद द फोर्थ स्टेटमेंट, राइट, एंड द फोर्थ वाला जो नाम है वो ऊपर हो जाए, हैमिल्टन रसल। दो लोग हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है, और इसीलिए ओपन सेक्शन में दो लोगों का नाम उन्होंने करके दे दिया, एक मेल का दे दिया एक फीमेल का दे दिया, इस टाइप से। अगर मेंस का होता तो मेल, विमेन का होता तो फीमेल, ओपन है तो मेल फीमेल, लाइक दैट प्रोबेबली। तो इस कॉम्बिनेशन से अगर आप देखोगे 3 and 4 seem to be both wrong because it seems that the names have been exchanged in the two statements। तो अगर आपको कॉल लेना है यहाँ पे, ये आपका 3 भी गलत 4 भी गलत, 1 and 2 HTBC से हैज टू बी करेक्ट से ठीक होना चाहिए, तो आंसर शुड बी ब्रावो 2 ओनली, आंसर वही है इसका, ठीक है, ब्रावो है। अब आप ये देखो, एग्जाम प्रेशर में इतना सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते, ये डिपेंड करता है आपने कितना प्रैक्टिस किया है। तो 10 बार प्रैक्टिस करो, 15 बार, 20 बार PYQs को प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, वो बिल्कुल रट जाने चाहिए कि किस PYQ में क्या शेड था, क्या ट्रैप था, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आता है इस टाइप के कॉल लेने का। नहीं तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड एलिमिनेशन चल रहे हो, शॉर्टकट वाला एलिमिनेशन चल रहे हो, ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। मतलब ये इतना यूपीएससी डायनामिक है कि उस टाइप का एलिमिनेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो जो ये कह रहे हैं ना एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, तो वो फॉर्मूला बेस्ड एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, बट ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एलिमिनेशन ये कभी एलिमिनेट हो नहीं सकता जब तक इस एग्जाम का नेचर लॉजिक हैवी रहेगा, तब तक लॉजिकल थिंकिंग का रोल रहेगा। जिस दिन ये एग्जाम नॉलेज हैवी हो जाएगा, उस दिन हमारा ये जो एलिमिनेशन है ये नहीं काम करेगा, राइट। तो तब की तब देखेंगे, बट अभी तो काम कर ही रहा है यार, इतने सालों से कर रहा है, तो ये सिर्फ ये प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप द क्लास नाउ, इट्स ऑलरेडी मोर देन 1 आवर। तो बाकी क्वेश्चंस भी इसमें आ रखे हैं, देखो स्पोर्ट्स का ये 44th चेस ओलंपियाड का था, ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड का एक क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, राइट। लुक एट दिस क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इज इट प्रिपेरेबल, नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर, राइट। And what is the extra information that they have given? It was started in the year 2000। 2023 वाला क्वेश्चन में कैसा बोल रहे हैं देखो, 44th चेस ओलंपियाड 2022, तो स्टार्ट की बात ही नहीं कर रहा, तो 44th है, और 2022 में ये 44th हुआ है, राइट। सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट व्हेन इट स्टार्टेड, इफ इट इज लाइक एन एनुअल, तो वो जरूरत नहीं है इसमें इस क्वेश्चन में, बट यू कुड हैव डन दैट इफ नीडेड। यहाँ पे देखो तुमको बोल रहा है कि स्टार्ट हुआ है 2000 में, तो यूपीएससी जिस तरीके से तुमको गिवन इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है, तो वो अज्यूम कर रहा है कि तुमको इस क्वेश्चन का कुछ नहीं पता होगा, इसीलिए तुमको ये इंफॉर्मेशन दे दिया, नाम दे दिया लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। वर्ड्स हैव मीनिंग, वर्ड्स हैव मीनिंग, नेम्स हैव मीनिंग, राइट। वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मतलब ये सभी स्पोर्ट्स का अवार्ड है, ग्लोबली सभी स्पोर्ट्स का अवार्ड होगा। इट्स नॉट अबाउट सम एनी वन पर्टिकुलर स्पोर्ट, सभी का होगा। एंड it started long time back in 2000। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स was the first winner of this award। is it preparable? Not possible to prepare, right? And it's a formal statement, official kind of statement, so correct, HTBC, first statement should be correct only, right। Second statement क्या कह रहा है, this award was received mostly by Formula 1 players so far। ओके, मोस्टली मतलब मोर, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एटलीस्ट मोर देन हाफ, अगर 100 टाइम्स हुआ है तो एटलीस्ट मोर देन 51 टाइम्स, 51 और मोर टाइम्स मोस्टली में काउंट होगा, राइट। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज रॉजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर्ड टू अदर्स। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी तो दो स्टेटमेंट्स हैं जो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, अवार्ड किसने जीता, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर टॉकिंग अबाउट अवार्ड्स, राइट। तो यहां पर भी चांस वही है कि या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, या एक सही एक गलत, बट इस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है, दोनों सही या दोनों गलत होने का चांस बहुत कम है। यहाँ पे एक सही या एक गलत होने का चांस ज्यादा है, बिकॉज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। अब ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स का अगर अवार्ड है, तो एक स्पोर्ट ही मोस्टली वो अवार्ड जीत जाए, तो वो तो सेंस ही नहीं बन रहा है ना, अनप्रिपेरेबल, ध्यान रखो अनप्रिपेरेबल है ये क्वेश्चन। तो अगर एक ही स्पोर्ट वो बार बार जीतते जा रहा है, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का तो वो सेंस ही नहीं बन रहा है, राइट। एंड ऑल्सो तो फॉर्मूला 1 वाला मोस्टली बाय, ये गड़बड़ लग रही है सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड में देखो रॉजर फेडरर हैज वन दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स। अब रॉजर फेडरर
तुमसे उम्मीद करी जाती है कि तुमको पता होना चाहिए कि ये एक टेनिस प्लेयर है बहुत फेमस, रॉजर फेडरर, ये नोवाक जोकोविक, ये सब जो भी है, राफाल नाडाल, ये न्यूज में रहते हैं यार, ये चीज तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेनिस वाला है। सेकंड वाला फार्मूला वन की बात कर रहा है, तो इनमें दोनों में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। तीसरी बात अगर आप देखोगे, रॉजर फेडरर, कोई भी एक प्लेयर ये नहीं कह रहा थर्ड स्टेटमेंट की रॉजर फेडरर हैज वन दिस अवार्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स बोल रहा है। अगर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स बोलेगा तो इट विल बी एग्जैक्टली लाइक द सेकंड स्टेटमेंट की मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स एक ही ने जीता है, वो फिर फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कंपेयर टू अदर्स जब बोल दिया, तब तो पॉसिबल है ना कि अगर 100 बार हुआ है, तो मान लो भाई 100 प्लेयर्स हैं या 99 प्लेयर्स हैं, उन्होंने सबने एक बार जीता, लेकिन 100th प्लेयर ने 2 बार जीत लिया, तो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो नहीं हुआ, लेकिन मोर देन अदर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स तो हो गया ना, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट में ज्यादा लॉजिक है करेक्ट होने का, ज्यादा रीजन है करेक्ट होने का। तो थर्ड करेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए, आंसर शुड बी चार्ली, एंड दैट इज द आंसर, राइट। दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट दीज क्वेश्चंस गाइस। ये बाकी ओलंपिक्स वाला मैं अब लंबा हो जाएगा क्लास, इसमें चलो जस्ट क्विकली आई गो थ्रू इट। देखो 32nd समर ओलंपिक्स की बात हो रही है नाउ, लुक एट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड या 44th चेस ओलंपियाड, ये अनइम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स के बारे में, राइट, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। लेकिन ये समर ओलंपिक्स, 32nd समर ओलंपिक्स, ओलंपिक्स इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में क्वेश्चन है, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा नॉलेज हैवी की तरफ ये क्वेश्चन है। वो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो प्योर नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन का टिल्ट थोड़ा सा नॉलेज हैवी की तरफ है, बिकॉज ये ओलंपिक्स के बारे में क्वेश्चन है, सिंपल सी बस ये बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑफिशियल मोटो इज एक्स वाई जेड। अब ओलंपिक्स इतना फेमस है, 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक्स, राइट। आईपीएल आईपीएल तो हर साल होता है, तो जो भी चीज 4 साल में एक साल एक बार हो रही है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में उसका मोटो जो हाँ ये मोटो है, मैस्कट है, ये तो न्यूज में रहते ही है ना, बड़े बड़े, वी हैव अ मिशन ओलंपिक्स आल्सो एज अ कंट्री, तो ये न्यूज में रहती है ये चीज, तो यहाँ पे नजर पड़ने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड फैक्ट बन रहा है, वो नॉन स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे हम फर्स्ट स्टेटमेंट को, वो प्रिपेरेबल, मतलब इट्स काइंड ऑफ पेरिफेरल नॉलेज, नॉट एग्जैक्टली प्रिपेरेबल इन द सेंस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट ये पेरिफेरल नॉलेज टाइप है, ये कि हमारी नजर पड़ सकती है बिकॉज मिशन ओलंपिक्स है, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट है, एंड मोटो इज समथिंग या मैस्कट इज समथिंग विच इज द यू नो फेस ऑफ द इवेंट, तो वो न्यूज में रहता ही है, तो वेरी हाई चांस कि हमने ये प्रिपेयर किया होगा, प्रिपेयर किया, नजर में आया होगा, हमारे सामने आया होगा, उस वजह से ये स्टैंडर्ड फैक्ट बन रहा है। और जो स्टैंडर्ड फैक्ट चीजें होती हैं, जो मेमोरी हैवी चीजें होती हैं, जो सिर्फ तुम्हारी मेमोरी को टेस्ट कर रही हैं, वो तुम्हारे ओएल की उसको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को टेस्ट नहीं कर रही, जो मेमोरी को सिर्फ टेस्ट कर रही है, उसका चांस है कि वो गलत हो जाए। कोई सैटेलाइट का रेंज दे दिया, किसी मिसाइल का रेंज दे दिया कि XYZ किलोमीटर की रेंज है उसकी, इट्स अ वेरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, अगर अग्नि का कोई मिसाइल का किलोमीटर्स में रेंज दे दिया, इट्स अ वेरी हाई चांस कि वो स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज वो तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट चीज का मेमोरी टेस्ट कर रहा है कि रेंज एग्जैक्टली उतना किलोमीटर है कि नहीं, वो टेस्ट कर रहा है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर। तुम्हारा OLQ इंपॉर्टेंट है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, मेमोरी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन में इसलिए अगर सिर्फ मेमोरी का टेस्ट हो रहा है तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ हायर चांस कि वो स्टेटमेंट गलत है। अगर स्टैंडर्ड फैक्ट में ही कॉन्सेप्ट का टेस्ट हो रहा है तो देयर इज अ हायर चांस कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन आइडियली स्टैंडर्ड फैक्ट जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो नॉलेज से करने चाहिए, मतलब वो प्रिपरेशन के थ्रू करने चाहिए, दैट इज व्हाई दे आर स्टैंडर्ड फैक्ट्स। एलिमिनेशन जो है वो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड फैक्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक हैक है, इट्स नॉट रियली अ टेक्निक, आई वुड से इट्स अ हैक, but it's a hack which has worked wonderfully well so far, and even in across any paper 2011 से 2023 तक आप देखो जो भी स्टैंडर्ड फैक्टर नॉलेज हैवी वाले जो है, there's a chance कि वो गलत होंगे वो स्टेटमेंट। उस एंगल से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट का चांस गलत होने का है। सेकंड स्टेटमेंट का नेचर देखो, 4-5 स्पोर्ट्स दे दिया, स्केट बोर्डिंग टाइप भी स्पोर्ट दे दिया, राइट, कराटे एक्सेट्रा, बेसबॉल, दे आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। व्हाट इज द प्रिपेरेबिलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट। इसके बदले, अच्छा
एनर्जी फील करो। ये 4-5 स्पोर्ट्स दिए हैं और बहुत हार्ड टोन में दिए हैं। ए बी सी डी एंड ई आर इंक्लूडेड, एटसेट्रा करके भी नहीं बोला, आर सम ऑफ द न्यू स्पोर्ट्स करके भी नहीं बोला, बहुत हार्ड टोन में आर इंक्लूडेड एंड बेसबॉल ऐसे करके दिया हुआ है। टोन इज वेरी हार्ड, सो नॉलेज हैवी की तरफ ये स्टेटमेंट जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, बट इट इज अनप्रिपेरेबल, दिस स्टेटमेंट इज अनप्रिपेरेबल। तो जो एक, लेकिन स्टेटमेंट ऑफिशियल है कि नहीं है देखो, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, नॉलेज हैवी स्टेटमेंट है, अनप्रिपेरेबल स्टेटमेंट है, तो एचटीबीसी ना, ठीक है यार, करेक्ट होगा। इसमें ये कहना, अगर यहाँ इनकरेक्ट, इसको कैसे करता है यूपीएससी, यहाँ पे ना कुछ प्रिपेरेबल लेवल का या कुछ नोटिसेबल लेवल का क्रिकेट दे देता, क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया, राइट, तो अगर यहाँ पे क्रिकेट दे देता तो वुड हैव हर्ड हो जाता, इसी लिस्ट में क्रिकेट ऐड कर देता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स नहीं है हिंदुस्तान के लिए, राइट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू, लाइक वी आर नॉट वेरी मैड अबाउट, कंसर्न अबाउट दी स्पोर्ट्स, तो ठीक है दिया है तो, एंड बहुत हार्ड नेचर है, एनर्जी है स्टेटमेंट का, तो ठीक है दिया है ऑफिशियल, बस ये चेक कर लो प्रिपेरेबल है कि नहीं, प्रिपेरेबल नहीं है। हार्ड है या सॉफ्ट स्टेटमेंट है, ये तो हार्ड स्टेटमेंट है। ऑफिशियल है या इनफॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल है, इट्स अ फॉर्मल ऑफिशियल काइंड ऑफ स्टेटमेंट, तो एचटीबीसी इज अ बेटर कॉल इन दिस स्टेटमेंट, राइट। सो आंसर इसका क्या बनना चाहिए, फर्स्ट गलत, सेकंड सही, आंसर बी, बी आंसर है इसका, ठीक है, राइट। तो देखो, मैं जो अभी आपको चीजें बता रहा हूँ, ये बहुत एनालिसिस के बाद, इन सभी क्वेश्चंस को बार बार देख के, सिमिलर क्वेश्चन से कंपैरिजंस करके, ये सारा रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में इस लेवल का काम करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आपको माइंड में आपका स्ट्रेस रहेगा, आपको नयापन दिखेगा उस क्वेश्चन में, तो आपको एग्जाम में उन क्वेश्चंस पे जाना है जो ज्यादा फेमिलियर फील हो रहे हैं। नए क्वेश्चंस को जनरली एग्जाम में हमको छेड़ना नहीं चाहिए, जहां फेमिलियरिटी ज्यादा फील हो रही है उन क्वेश्चंस में एक्यूरेसी ज्यादा होने का पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो भी करूंगा बिल्कुल 100% एक्यूरेसी हो जाएगी, लेकिन हम ये स्टडी करते हैं, हम साथ में, अगर आप इस कोर्स में या इस इंटरेस्टेड होंगे इस डोमेन में, आप भी सोचो इन क्वेश्चंस के ऊपर, आप अपने ओपिनियन शेयर करो, हम सब साथ मिलके इसको एक डिस्कशंस के थ्रू, एक इसको एवोल्यूशन धीरे धीरे, और ये लगातार होने वाली चीज है, राइट। सो ये देखने की बात नहीं है कि मेरे को आंसर पता है इसलिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बात वो नहीं है, बात ये है कि कितना प्रिपेरेबल है, कितना नॉट प्रिपेरेबल है, स्टैंडर्ड फैक्ट्स का नेचर कैसा होता है, नॉन स्टैंडर्ड का नेचर कैसा होता है, वो सब समझने के बाद ये क्वेश्चन हमारे रेंज में बैठ रहा है। हम गलत भी हो सकते थे, तो दैट्स ओके, मैं भी गलत होता हूँ, 2023 में भी मैं गलत हुआ हूँ, तो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं फिर मैं उनको स्टडी करता हूँ, वैसे क्वेश्चन पीछे के देखूंगा, इस क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ या क्या नहीं हुआ, या मेरी अप्रोच में कुछ गलत है वो मैं देखूंगा। तो मतलब ये तो देखो, एक एवोल्यूशन का पार्ट है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या ये हमें सक्षम बना रहा है अनसर्टेन सिचुएशन से डील करने के लिए, अननोन क्वेश्चन से डील करने के लिए, और इसका जवाब मुझे लगता है कि यस, ये हमको बहुत पावरफुल हमको बना रहा है। 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होगी, एक्यूरेसी आपकी कम ही रहेगी, जितने आप अटेम्प्ट करोगे गलत जरूर होंगे, लेकिन एडवांटेज ये होगा कि आप डरोगे नहीं पेपर में, आपको क्वेश्चंस डिसाइड करने में मदद मिलेगी, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, फेमिलियरिटी क्वेश्चन से फील होगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ट्रैप्स आपको पहले से पता होंगे, तो एक जॉयस मूड में आपको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, नॉलेज कहाँ होनी चाहिए और कहाँ बिना नॉलेज के भी काम चल जाता है। तो आप जो पूरा एक साल तैयारी करोगे, आप ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजों में टाइम दो, जो अनइंपॉर्टेंट चीजें जो एलिमिनेशन से हो सकती है वो एलिमिनेशन से डील करो उनको, राइट। तो प्रैक्टिस अपना एलिमिनेशन की मेंटेन रखो, दुरुस्त रखो, और जहां टाइम आपको स्टैंडर्ड फैक्ट्स के लिए चाहिए स्टैंडर्ड फैक्ट्स के लिए करो, यूजलेस चीजों में आपका टाइम नहीं जाएगा, तो आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो पाएगी, ज्यादा एफिशिएंटली आप तैयारी कर पाओगे। एंड ओवरऑल यही एक ऑफिसर का भी काम है ना, आप कल को ऑफिसर बनोगे तो आपको 50 चीजों में आपका समय डिमांड होगा, लेकिन कितना टाइम आपको किस चीज में देना है वो उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल है, लाइफ मैनेजमेंट स्किल है, बेसिकली दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ लेस स्ट्रेसफुल, मोर enjoyable, इट्स गोइंग टू मेक योर प्रिपरेशन मोर होलसम। तो ये एडवांटेजेस मुझे फील हुए हैं, और जिन बच्चों ने कोर्स लिया है जो मेरे को फीडबैक मिला है मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये अप्रोच कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरे पास फ्री मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, और एक फ्री मेंटरशिप चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स, सभी लिंक्स जो भी इस कोर्स से या चैनल से रिलेटेड होंगे या मेरे को कांटेक्ट करना चाहे वो डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और आप होपफुली वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून। ये फ्री कोर्स मैं चलाऊंगा जिसमें कुछ चीज़ें जो मेरा कोर्स है, ज़्यादातर चीज़ें मैं उसकी मैं फ्री ही कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें पेड हैं। अगर आपको वो पसंद आए, अगर आपको लगे कि ये आपके टाइम एंड मनी के वर्थ है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। नहीं तो ये फ्री कोर्स भी आपको बहुत मदद करने वाला है, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी प्रैक्टिस आप इसकी कर रहे हैं, right? So thank you so much for watching this video, and we'll meet again very soon. Thank you. Bye bye.